हेलो चैंपियंस, कैसे हो? आज मेमोरी टेक्निक्स के साथ एक ऐसे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा जो कि ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विद मेमोरी ट्रिक्स आज कराऊंगा रिवीजन। लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट ए आज हम खत्म करेंगे। ज़्यादातर बच्चे चैप्टर एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसके लिए एक रिवीजन लेक्चर बना के लोगों को ये चैप्टर आसान कर दिया जाए। ये नोट्स आपको किधर मिल जाएंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सर आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्चुअल का प्रोसेस क्या है और ऑडिटर का रोल क्या है? तो सर समझो एक्चुअली का क्या रोल है, पहले तो उसको समझो। पहले के जमाने में जो एक्चुअली का रोल होता था वो कंप्लायंस के रिलेटेड होता था, लेकिन अभी सीएसी के रिलेटेड हो गया। सर व्हाट डू यू मीन बाय सीएसी? सर्टिफिकेशन का रोल, एनालिसिस का रोल, कैलकुलेशन का रोल। रिपीट अलोंग विद मी क्लास के क्लास में ही। सर्टिफिकेशन, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। ठीक है, क्या सर्टिफाई करता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जो प्रोडक्ट्स है ना वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से है। क्या सर्टिफाई करता है? प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से। फिर वो एनालिसिस करता है डेटा का, ताकि वो रिस्क को क्वांटिफाई कर पाए। जो जोखिम है ना सर, जोखिम यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी जिसका इंश्योरेंस कर रही है उसको क्वांटिफाई कर पाए, समझ रहे हो? फिर वो कैलकुलेशन एंड मॉडलिंग हब है कंपनी का, क्योंकि सारा कैलकुलेशन का काम कौन करता है? हमारा एक्चुअली करता है। तो सीएसी, ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्चुअली के रोल 3 है और ऑडिटर के रोल भी कितने हैं सर? 3 है। क्या है ऑडिटर के रोल? जेन्युइननेस, इरडा और पा। सर जेन्युइननेस, इरडा और पा क्या बोल रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा तो सर समझो। जेन्युइननेस का मतलब क्या है? क्या देखता है ऑडिटर? ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि क्या एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज है ना वो ड्यूली सर्टिफाइड बाय अपॉइंटेड एक्चुअरी, यानी कि वो देखता है कि सर्टिफिकेशन मिला है या नहीं मिला, यानी कि जेन्युइन है कि नहीं है। असली एक्चुअरी के द्वारा वो क्या सर्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि जेन्युइन है कि नहीं है। फिर जो एजम्पशंस यूज किए गए हैं ना वैल्यूएशन में, क्या वो इरडा के नॉर्म्स के हिसाब से हैं? तो ये है पॉइंट नंबर 2, इरडा। और तीसरा, ऑडिटर है ना डिस्कस करता है एक्चुअरी के साथ प्रोसेस और एजम्पशन, यानी कि पा। ठीक है, तो क्या है? 3 ऑडिटर के रोल, जेन्युइननेस, इरडा और पा। और एक्चुअरी क्या रोल है? सीएसी, सर्टिफाई, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। सर उसके बाद क्या है ना सर, इस आंसर में एक्चुअल डिपार्टमेंट है ना वो कॉन्सेंट्रेट करता है ये वाले एरियाज पे ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। सर कौन से एरियाज है? मेमोरी ट्रिक के साथ आपने याद रखना है MBSSP। क्या बोल रहा हूं? मेरे साथ रिपीट करो, MBSSP। मॉडल डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन एंड रिजर्विंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, MBSSP को क्या रखना है सर? ध्यान में रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिटर्स को फॉलो करने हैं फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम यानी कि जो भी प्रीमियम का पैसा मिल रहा है हमको हमारे किससे सर? जो भी इंश्योर्ड है ना, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरर है, और इंश्योर्ड है यानी कि जिससे मेरे को प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो उसका ऑडिट हम कर रहे हैं। सबसे पहला बात है सर उसमें कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी कि जब हम प्रीमियम को कलेक्ट कर रहे हैं तो चेक करने की क्या जो डेली रिकंसिलिएशन हो रही है ना, टू रिकंसाइल द अमाउंट कलेक्टेड, यानी कि रिकंसिलिएशन होता है। हम चेक करते हैं कि जितना अमाउंट हमको मिला है प्रीमियम का उतना ही सिस्टम में एंटर हुआ है कि नहीं, और उतना ही बैंक में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी बैंक को डिपॉजिट के लेके ही है सर। क्या है ना, चेक करना है वेदर एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू एंश्योर कलेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन टाइमली बेसिस, यानी कि हमको चेक करना है कि क्या प्रीमियम का पैसा बैंक में टाइमली तरीके से डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखो इधर इधर से याद रख लेना है। डिपॉजिटेड इन बैंक के देख लिया आपने, ये दोनों का क्या बिठाया मैंने? तालमेल बिठाया है। अगले पॉइंट पे आ जाओ सर। पहला क्या था? कलेक्शन ऑफ प्रीमियम का पॉइंट था। अगला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। सर कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम में क्या ध्यान रखना है? एमपीडी ध्यान रखना है। क्या है एमपीडी? अकाउंटिंग सिस्टम क्या कैलकुलेट करता है प्रीमियम और ड्यू डेट करेक्टली। तो प्रीमियम और ड्यू डेट का पीडी उठा लिया, और सिस्टम इज इक्विप्ड टू कैलकुलेट ऑल प्रीमियम मोड्स करेक्टली। तो मोड्स का एम उठा लिया, यानी कि क्या मोड्स को करेक्टली हमने क्या किया है सर? देखेंगे कि मोड्स करेक्टली कैलकुलेट हुए हैं कि नहीं हुए। मतलब जो भी प्रीमियम के मोड्स है ना, कोई प्रीमियम मेरे को कैश से आ रहा है, कोई प्रीमियम मेरे को मान लो आजकल तो ये पेटीएम वगैरह आ गया है तो उससे आ रहे हैं, तो मोड्स को चेक करना है, और प्रीमियम बराबर आ रहा है कि नहीं, और ड्यू डेट जो है ना वो बराबर लिए कि नहीं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम ने। ठीक है, तो प्रीमियम, ड्यू डेट और मोड। ठीक है, एमपीडी अपने को ये चेक करना है। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देख लो सर, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। सर क्या है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम का पॉइंट? फटाफट से सुन लो। हमको देखना है कि क्या प्रीमियम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसी एंड नॉट ऑन अंडरराइटिंग डेट्स, यानी कि अंडरराइटिंग डेट्स जो है ना तब हमको प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जब पॉलिसी सच में इश्यू हो रही है तब हमको प्रीमियम को क्या करना है सर? रिकॉग्नाइज करना है। ये पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। इसलिए और क्या प्रॉपर मैकेनिज्म मैं फॉलो कर रहा हूं क्या रिकंसिलिएशन करने के लिए? तो इधर भी क्या करना है अपने को? रिकंसिलिएशन वाली बात का जिक्र इधर भी करना है। अगला पॉइंट है अकाउंटिंग ऑफ एडवांस प्रीमियम। सर क्या चेक करना है ना हमको? इधर क्लासिफिकेशन चेक करना है। क्लासिफिकेशन बोले तो क्या सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है टू आइडेंटिफाई रेगुलर एंड एडवांस प्रीमियम। तो रेगुलर प्रीमियम तो वो जो कि मेरे को मिल रहा है पॉलिसी के साथ। एडवांस प्रीमियम यानी कि कोई मेरे को पहले से ही एडवांस
एडवांस में प्रीमियम दे के चला गया तो मेरे को क्लासीफाई करना है, मतलब देखना है मेरे को कि क्या सिस्टम दोनों को क्लासीफाई कर पा रहा है कि ये नहीं अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है ना, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एडवांस प्रीमियम टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्रीमियम इज ड्यू। यानी कि मान लो 2024 का कोई प्रीमियम मेरे को आज 2023 में मिल रहा है, तो 2024 में मेरा सिस्टम उसको उधर अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यानी कि सिस्टम अपने आप से सेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सिस्टम का प्रोसेस, ठीक है, कि जब कभी भी मेरे को एडवांस प्रीमियम है ना, वो मेरे को असली ड्यू डेट पे वो सिस्टम उसको सेट ऑफ कर पा रहा है कि नहीं, वो मेरे को देखना है सर इसके अंदर। पांचवा पॉइंट इज अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ प्रीमियम फिगर्स टू इरडा और मैनेजमेंट। तो रिपोर्टिंग के बारे में क्या देखना है, रिपोर्टिंग के बारे में चेक करना है कि MIS जनरेशन का मेथड क्या है और उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल छेड़खानी से क्या होगा, दिक्कतें आ जाएगी। और मेकर चेकर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं, यानी कि जो मेक कर रहा है वो चेक नहीं करना चाहिए। और 6th पॉइंट है हमारा अदर एरियाज का पॉइंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर एरियाज? तो सर सुन लो, इसमें हमको दो चीजें चेक करनी है कि SOP डेवलप्ड बाय कंपनी सारी ब्रांचेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। SOP यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सारी की सारी ब्रांचेस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात, क्या कंपनी डेली रिकंसिलेशन कर रहा है कि नहीं, तो रिकंसिलेशन वाली बात इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपने क्या करना है, इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। बाकी अगर मैं बोलूं तो इसके 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 थोड़े लेस चांसेस मेरे को लग रहे हैं, बाकी आपने पढ़ तो लेना ही है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। अगली बात पे आ जाते हैं सर फटाफट से। क्या है सर अगली बात, आओ 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 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई मेरे को करना है इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी मैं कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने कौन से इन्वेस्टमेंट कर रखे, उसमें ऑडिटर का रोल क्या है। मेमोरी टेक्निक समझ लो, आई डे नाइट फ्लाइट चालू, DNFC ये जिसको अंडरलाइन किया है वो मेमोरी ट्रिक बन रहा है। आई से क्या है ना, पहले तो हमको इंश्योरर की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखनी है सर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि जो हमारा इंश्योरर है ना, इंश्योरर यानी कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमको देखनी है, ये है पहला आई। दूसरा क्या है ना, इन्वेस्टमेंट कमिटी है, यानी कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हूं तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट कमिटी है, तो मेरे को देखना है कि वो फंक्शन कैसे कर रही है, उसके स्कोप क्या है और उसके मिनट्स क्या है। क्या देखने में, वो फंक्शन कैसे कर रही है, उसका स्कोप क्या है और उसके मिनट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कमिटी का, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की होती है इन्वेस्टमेंट कमिटी। तीसरा आई किसके लिए ना, इंश्योरर का कस्टोडियन, यानी कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं ना, तो मेरी सारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ना वो मेरे कस्टोडियन के पास रहती है, तो मेरे को रिव्यू करना है रिकंसिलिएशन और अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स विद इंश्योरर कस्टोडियन, यानी कि मेरे कस्टोडियन ने कितनी इंश्योरेंस, मतलब मेरी कस्टोडियन ने कितने मेरे इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रखे हैं, उसका रिकंसिलिएशन मेरे को करना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कस्टोडियन होता है जो कि सारे इन्वेस्टमेंट को क्या करता है सर, होल्ड करता है, तो ये हो गया आई। अब डे नाइट फ्लाइट चालू, सुन लो, मेरे को रिव्यू करना है इंश्योरर का डिजास्टर रिकवरी बैकअप और कंटिजेंसी प्लान, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, डिजास्टर रिकवरी बैकअप और कंटिजेंसी प्लान। अब एन से क्या बोल रहा हूँ मैं सर, सुन लो, मेरे को देखना है कंट्रोल ओवर NAV कंप्यूटेशन एंड डिक्लेरेशन। NAV मतलब कि नेट एसेट वैल्यू कंप्यूटेशन एंड डिक्लेरेशन। तो जब नेट एसेट वैल्यू निकलती है ना सर इंश्योरेंस कंपनी की, तो उस पे कंट्रोल यानी कि उसकी कैलकुलेशन में जो भी कंट्रोल है ना सर, जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है समझो, तो वो इन्वेस्टमेंट से मेरे को जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना NAV, उसका कंप्यूटेशन और डिक्लेरेशन वो देखना क्या है ना, ऑडिटर का रोल है। उसके बाद फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम PMS टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और क्या है ना सर, सी कंट्रोल अराउंड पर्सनल डीलिंग्स, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रंट रनिंग, ठीक है। IPF पे कंट्रोल, IPF पे कंट्रोल, किस पे सर, इनसाइडर ट्रेडिंग, पर्सनल डीलिंग्स और फ्रंट रनिंग, IPF पे कंट्रोल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 7 पॉइंट है, तो एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, फटाफट से वेरीफाई करना है अपने को कमीशन पेएबल टू एजेंट, यानी कि जो भी कमीशन मैं एजेंट को दे रहा हूं मेरे, क्योंकि उसने क्या करी, इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है। ऑडिटर के रोल को समझ लो सर, सिस्टम 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 बैक लिमिट, इसका क्या है, मेमोरी टेक्निक है। सिस्टम सर क्या है ना, ऑडिटर का क्या रोल है कि वो देखेगा कि जो कमीशन का प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, यानी कि जो भी सिस्टम है सॉफ्टवेयर में, वो कंप्लीटनेस है कि नहीं, यानी कि उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो देखेगा, रिव्यू करेगा कमीशन पेमेंट सिस्टम इज इन सिंक विद प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम, यानी कि जो आने वाला है ना और जो जाने वाला है ना वो सिंक में है कि नहीं। सर आने वाला क्या है, आने वाला है मेरा प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम आता है ना सर अपने कस्टमर से, और जाने वाला क्या है, मेरा कमीशन, जो कि मैं किसको दूंगा सर, मेरे एजेंट को दूंगा, तो वो मेरे को देखना है कि दोनों सिंक में है कि नहीं। तीसरा सिस्टम क्या है ना, मेरे को रिव्यू करना है सिस्टम बाय इंश्योरर फॉर कमीशन कैलकुलेशन इज एक्यूरेट एंड प्रोसेसिंग टाइमली, बस मेरे को देखना है कि जो कैलकुलेशन है ना वो एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं, वो कमीशन का कैलकुलेशन, और टाइमली तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये है उसका जिम्मेदारी, किसका, ऑडिटर का। ऑडिटर का ये रोल है। चेक करना है वेदर कमीशन इज क्लॉड बैक ऑन कैंसल्ड पॉलिसी। सर क्लॉ बैक का मतलब समझा दो क्या होता है। देखो सर,
मेरे किसी कस्टमर ने क्या किया है ना, उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवा दी है, यानी मेरे को तो उस कस्टमर से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैंने जो मेरा एजेंट था उसको तो मैंने क्या दे दिया था, कमीशन दे दिया था, तो वो कमीशन मेरे को उससे रिकवर करना पड़ेगा। उस रिकवर करने को क्या बोलते हैं, क्लॉबैक कर बोलते हैं। तो मेरे को वही देखना है कि चेक करना है मेरे को कि क्या कमीशन मैंने क्लॉबैक किया था कि कैंसल्ड पॉलिसी पे। पॉलिसी कैंसिल हो गई है तो मेरे को जरा भी प्रीमियम नहीं मिलने वाले वो पॉलिसी का एज एन इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को ये भी चेक करना है कि उसका मैंने रिकवर कर लिया हो क्या सर कमीशन, क्योंकि मेरे को कुछ आ नहीं रहा है तो मेरे का कुछ जाना भी नहीं चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट, ये ऑडिटर का रोल है चेक करने का। और 5th पॉइंट चेक करना है कि क्या कमीशन जो है ना वो लिमिट में है क्या इंश्योरेंस एक्ट के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस जनरल इंश्योरेंस का कंपैरिजन। देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस पे कोई भी मैच्योरिटी पे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लाइफ इंश्योरेंस है ना उसका टेन्योर फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है ना उसका जनरली फिक्स्ड होता है, 1 साल का क्या होता है सर उसमें टेन्योर होता है। ठीक है, फिर बात करूं अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो इधर सर्टन पे आउट्स होते हैं, इधर अनसर्टन पे आउट्स होते हैं जनरल इंश्योरेंस में। सर सर्टन अनसर्टन मतलब कि इधर मेरे को पता होता है कि कितने मेरे को रुपए मिलेंगे, लेकिन इधर जनरली मेरे को पता नहीं होता कितने रुपए मिलेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इधर इन्वेस्टमेंट भी है प्लस इंश्योरेंस भी है, लेकिन यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में सोल पर्पस इंश्योरेंस का ही, इधर कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैक्टर नहीं है क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट्स आपने नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ अगला, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। चांसेस कम है इसके एग्जाम में आने के, इसलिए फटाफट से इसको भगा देंगे अपन, और 2 ही बार आपको पढ़ के जाना है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट, दिमाग वेस्ट नहीं करना है। क्या है सर, पहला टर्म प्रोटेक्शन, टेक्स केयर ऑफ प्योर इनकम रिप्लेसमेंट नीड्स रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि कैपिटल को एप्रिशिएट करने पे फोकस नहीं रखता है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डेथ बेनिफिट्स ओनली ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर इन पॉलिसी पीरियड, यानी कि जो डेथ बेनिफिट्स है ना वो कब मिलेंगे, जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी ना पॉलिसी पीरियड में, तभी इसके डेथ बेनिफिट्स मेरे को मिलेंगे। ज्यादा इसको दिमाग नहीं लगाना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस कम है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एंडोमेंट, प्योर एंडोमेंट। सर क्या ये स्पेसिफिक पीरियड का ही पॉलिसी होता है? एट द एंड ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड इज पेड बैक विद बोनस एक्यूमुलेटेड इन टर्म, यानी कि जो सम एश्योर्ड है ना वो बोनस के साथ मिलके एट द एंड ऑफ द पॉलिसी आपको क्या हो जाता है सर, मिल जाता है। ठीक है, थर्ड, मनी बैक प्लान, तो ये भी एक टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी है। पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ पार्शियल बेनिफिट्स ड्यूरिंग टर्म टिल पॉलिसी होल्डर इज अलाइव, यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है उसको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलते रहेंगे। और डेथ क्लेम कंप्राइजेस ऑफ फुल सम एश्योर्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि जो डेथ क्लेम है ना उसमें पूरा का पूरा सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा, बस इतनी बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना आपका लाइफ टाइम रहेगा, देखो उसका नाम में ही है होल लाइफ, यानी कि लाइफ टाइम के लिए रहता है, जिसका कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होता है, डेथ के टाइम पे सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को मिल जाता है। ठीक है, और पांचवा का यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिसी चेंज एज पर अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, ये पॉलिसी चेंज वाला है ना वो यूलिप में आएगा, तो ध्यान रखना पॉलिसी चेंज माने के यूलिप। प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम वो किसके लिए यूज होगा सर, यूज्ड फॉर परचेज ऑफ यूनिट्स इन इन्वेस्टमेंट एसेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यूलिप के केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे सर, प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 पर दे पेंशन रिटायरमेंट प्लान, पे प्रीमियम टिल रिटायरमेंट, यानी मैं रिटायर नहीं हूं, मैं 60 साल का नहीं हूं तब तक मेरे को प्रीमियम देते जाना है। और ऑप्शन 2, कम्यूट द पार्ट ऑफ फंड वैल्यू एंड टेक एन्युटी फॉर बैलेंस। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। पॉइंट नंबर 7, एन्युटीज। एन्युटीज क्या है ना सर, समझो, इंश्योरर इन रिटर्न फॉर पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल टिल फिक्स्ड डेट मेक सीरीज ऑफ पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम फिक्स्ड डेट, यानी कि पहले क्या करता है ना इंश्योरर, पहले आपसे पैसा लेता है किश्तों में और बाद में आपको पैसा देता है किश्तों में। देखो इंश्योरर क्या कर रहा है ना, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, इन रिटर्न फॉर पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल, वो पहले रेगुलर इंटरवल्स पे आपसे पैसा ले रहा है एक फिक्स्ड रेट तक, और उसके बाद आपको पैसा दे रहा है एक मतलब हर फिक्स्ड रेट पे। ठीक है, 8वां ग्रुप इंश्योरेंस, इसमें ग्रुप कवर होता है जैसे कि सोसाइटी के मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देता हूं, ऑडिटर का रोल क्या है, एडमिन एक्सपेंस के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए और एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए, सारी बातें सेम है। सबसे पहला क्या रोल है, उसको मेजर एक्सपेंस को अलग से दिखाना है। सर मेजर एक्सपेंस बोले तो 5 लाख रुपए और मोर देन 1% ऑफ नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सपेंस। एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में लिमिट आ सकती है। ऑडिटर को इंश्योर करना है कि एक्सपेंस एग्रीगेट हो गए और अपोर्शन किए गए रेवेन्यू अकाउंट को रीजनेबल बेसिस को, यानी कि जो हमारा पीएनएल अकाउंट है ना उस पे जो हमारे खर्चे हैं ना वो बराबर क्लासिफिकेशन से क्या हुए हैं सर, बराबर तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। इंश्योर करने के एक्सपेंसेस जो है अपोर्शन हुए टू रेवेन्यू अकाउंट ऑन रीजनेबल बेसिस, यानी उनका क्लासिफिकेशन बढ़िया हुआ है। सेम चीज पॉइंट नंबर 3 में बोली गई है, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस टू रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट दैट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट
पेमेंट हैव बीन डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट एज एक्सपेंसेस, यानी इधर भी वही बात बोली गई है कि क्लासिफिकेशन बराबर होना चाहिए, जो भी रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट है उसमें क्लासीफाई होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है एक्सपेंस जो कि 14 हेड्स में कवर नहीं हो रहे ना शेड्यूल 3 के, उसको अदर्स में डाल देना है, ठीक है। तो ये थे 4 पॉइंट। और क्या था क्वेश्चन हमारा, एडमिन एक्सपेंस के लिए ऑडिटर का रोल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं सर, पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। लैप्स का मतलब क्या है ना, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसी, क्योंकि पेमेंट नहीं किया है प्रीमियम का, किसने, इंश्योर्ड ने। तो जो मेरा इंश्योर्ड है ना, उसने प्रीमियम मेरे को पे नहीं किया, तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर तो पेमेंट उसने मिस किया ना, तो इंश्योरर उसको 15 से 30 दिन देगा, जिसको ग्रेस पीरियड बोलेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू डेट के ऊपर आपको 15-30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 15 या 30 दिन, जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर तो आपने ग्रेस पीरियड में भी नहीं किया ना पेमेंट, तो मैं मान लूंगा कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको एक डेट मैं बोलूंगा, ये ड्यू डेट है कि तेरे को इतने टाइम में प्रीमियम पे करना है। नहीं दे रहा है तो ग्रेस पीरियड दूंगा 15 या 30 दिनों का, उसमें भी नहीं दे रहा तो उसकी पॉलिसी लैप्स कर दूंगा। और इंश्योरर जो है ना हमारा, उसको शुड टेक मेजर्स फॉर मॉनिटरिंग रिसीट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम एंड ड्यू डेट। उसको देखना है कि मतलब उसको मॉनिटर करना है कि क्या रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू डेट पे आया कि नहीं। जो भी उसका प्रीमियम था ना, जो हर साल रिन्यू होता है, वो चेक करेगा कि ड्यू डेट पे आया है नहीं, आया तो ठीक है, और नहीं आया तो क्या कर देगा, पॉलिसी को लैप्स कर देगा। तो सर इन सब में ऑडिटर का क्या रोल है, क्या काम है। ऑडिटर का ये काम है कि उसको चेक करना है कि जो ड्यू डेट्स है ना आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली एंड पॉलिसीज आर मार्क्ड लैप्स्ड ऑन नॉन रिसीट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम। उसको चेक करना है कि नहीं आया ना अगर प्रीमियम का पैसा, तो पॉलिसी को लैप्स मार्क किया गया है, कुछ चीटिंग नहीं करी है इंश्योरर ने, ठीक है। अगर तो रिवाइवल की रिक्वेस्ट आई है तो वेदर चेक्स आर इन प्लेस एंड डॉक्यूमेंट्स आर एडिक्वेट एंड आर ऑब्टेन, यानी कि ऑडिटर का पैसा है सब देखना कि सिस्टम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, कुछ चीटिंग वीटिंग तो नहीं हो रही है, यानी कि पैसा आया है तो सच में रिन्यू हुआ है, और नहीं आया तो सच में लैप्स किया है या नहीं किया है, कैलकुलेशन कैसा है, डॉक्यूमेंट सब मेंटेन है कि नहीं, ये ऑडिटर का काम है, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन क्लास लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना दैट ऐसा विल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जामिनेशन से नवंबर 2023। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग।